जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा करें। यह प्रश्न फरवरी 2021 में आयोजित होने वाली बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। आज का पहला प्रश्न होगा, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहते हैं क्यों? यह प्रश्न को थोड़ा चेंज करेगा, बेंगलुरु को विज्ञान का शहर कहते हैं क्यों? बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहते हैं क्यों, या बेंगलुरु को विज्ञान का शहर कहते हैं क्यों? आपका उत्तर होगा, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी या विज्ञान का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि बेंगलुरु भारत के आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है। दूसरा, बेंगलुरु में दुनिया भर के ग्राहकों को सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, इसलिए बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी या विज्ञान का शहर के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, संभववाद क्या है, या संभववाद से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है। संभववाद मानव भूगोल के अध्ययन की एक विचारधारा है जो यह बताती है कि मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। मानव प्रकृति के तत्वों को चुनने के लिए स्वतंत्र है। सर्वत्र मतलब चारों ओर संभावनाएं हैं। और मानव प्रकृति का, मानव संभावनाओं का स्वामी है और संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक फैबरे हैं। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण जरूरी है क्यों? जल का संरक्षण या जल का बचाव जरूरी है क्यों? आपका उत्तर होगा, जल संरक्षण जरूरी है क्योंकि जल जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है, लेकिन जल की मात्रा सीमित है। हमें जितना जरूरत है उतना जल उपलब्ध नहीं है, इसलिए जल संरक्षण जरूरी है। अगला प्रश्न है, पतन एवं पोताश्रय में क्या अंतर है? प्रश्न है, पतन एवं पोताश्रय में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, पतन मतलब बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहां पर जहाज, जलयान यात्रा करने के लिए, कहीं दूसरे देश जाने के लिए तैयार होता है, उस स्थान को पतन कहते हैं। इसके विपरीत पोताश्रय उस स्थान को कहते हैं जहां पर जहाज मरम्मत के लिए या साफ सफाई के लिए ठहरता है, पोताश्रय कहलाता है। अगला है, भारत में जल संसाधन के घटने के या दिन प्रतिदिन कम होने के कारण क्या है, वजह क्या है? भारत में जल संसाधन के कम होने के क्या कारण है? आपका उत्तर होगा, भारत में जल संसाधन के कम होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि या तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा, तीव्र गति से औद्योगिकरण। तीसरा, शहरीकरण का विस्तार। चौथा, जलवायु परिवर्तन। पांचवा, जल का दुरुपयोग। तो ये कुछ कारण हैं जो भारत में जल संसाधन के कम होने के लिए जिम्मेवार है। अगला प्रश्न है, भारत में घटते लिंग अनुपात के क्या कारण हैं? भारत में घटते लिंग अनुपात के मतलब स्त्रियों की संख्या
स्त्री बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? आपका उत्तर होगा भारत में घटते लिंग अनुपात के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 शिक्षा का अभाव, दूसरा कारण भ्रूण हत्या, तीसरा दहेज जैसी कुप्रथा, चौथा पुरुष प्रधान समाज और पांचवा गरीबी। ये कुछ महत्वपूर्ण कारक है जो भारत में लिंग अनुपात के कम होने के लिए जिम्मेदार है। आज का अगला प्रश्न है दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र का नाम लिखें। प्रश्न है दामोदर बेसिन के 4 कोयला क्षेत्र का नाम लिखें। आपका उत्तर होगा दामोदर बेसिन के प्रमुख कोयला क्षेत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रानीगंज कोयला क्षेत्र जो दामोदर बेसिन में है। दूसरा झारखंड का झड़िया कोयला क्षेत्र, यह भी दामोदर बेसिन में है। तीसरा झारखंड का गिरिडीह कोयला क्षेत्र, यह भी दामोदर बेसिन में है। और झारखंड का बोकारो कोयला क्षेत्र जो दामोदर नदी घाटी में या दामोदर नदी बेसिन में ही पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? पूर्वी तट मतलब बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ। भारत के पूर्वी तट के या पूर्वी किनारे के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? आपका उत्तर होगा भारत के पूर्वी तट के या पूर्वी किनारे के प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कोलकाता, यह पश्चिम बंगाल में है। नंबर 2 हल्दिया, यह भी पश्चिम बंगाल में ही है। नंबर 3 पारादीप, यह ओडिशा में है। चौथा विशाखापट्टनम, यह आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा चेन्नई जो तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन यह भी तमिलनाडु में है और इन्नौर यह भी तमिलनाडु में है। मतलब पूर्वी किनारे के प्रमुख बंदरगाह है कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन और इन्नौर। अगला प्रश्न है पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं या पृष्ठ प्रदेश क्या है? पृष्ठ प्रदेश क्या है या पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा पृष्ठ प्रदेश का अर्थ बाहरी क्षेत्र से लगाया जाता है। पृष्ठ प्रदेश जिसका मतलब बाहरी क्षेत्र से लगाया जाता है, मतलब जब प्रौद्योगिकी की मदद से किसी अनुपयोगी क्षेत्र को उपयोगी बना दिया जाए तो उसे पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। जैसे समुद्री इलाका जो किसी काम का नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से अगर वहां पर बंदरगाह का निर्माण कर दिया जाए, जो जहाज के ठहरने का रुकने का एक स्थान हो जाता है, यहां या वहां पर समुद्री इलाका को घेरकर कृषि के लायक बना दिया जाए, तो इसे हम पृष्ठ प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला है सार्क क्या है या सार्क का पूरा नाम लिखे। सार्क का मुख्यालय क्या है, कहां है? आपका उत्तर होगा सार्क जिसका पूरा नाम होगा साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क जिसका पूरा नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसके सदस्य देश का नाम है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं या आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा आधारभूत उद्योग उस उद्योग को कहते हैं। आधारभूत उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो अन्य उद्योगों के निर्माण एवं परिचालन के लिए आधार प्रदान करता है। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण और परिचालन के लिए आधार प्रदान करता है
उस उद्योग को हम आधारभूत उद्योग के नाम से जानते हैं। और लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग के उदाहरण। अगला प्रश्न है, ज्ञान आधारित उद्योग किसे कहते हैं, या ज्ञान आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योग को हम ज्ञान आधारित उद्योग के नाम से जानते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर उद्योग, कंप्यूटर उद्योग, मोबाइल टेलीफोन उद्योग, ये ज्ञान आधारित उद्योग के क्या है, उदाहरण। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि क्या है, या सहकारी कृषि से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे सहकारी दो शब्दों के मिलने से बना है। सहकारी दो शब्दों के मिलने से बना है, सह प्लस कारी। सह का मतलब होता है साथ और सहयोग से, और कार्य का मतलब होता है काम करना। मतलब कृषि की वैसी प्रणाली, कृषि की वैसी विधि जिसमें समुदाय के लोग, समाज के लोग एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, तो इस कृषि को हम सहकारी कृषि के नाम से जानते हैं। अगला है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता है क्यों? प्रश्न है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता है क्यों? आपका उत्तर होगा, भारत में सिंचाई की आवश्यकता है क्योंकि यहां वर्षा की मात्रा निश्चित नहीं है। दूसरा, भारत में वर्षा का वितरण असमान है। तीसरा, वर्षा की अवधि सीमित है। चौथा, कुछ ऐसे विशेष फसल है जिन्हें ज्यादा जल की जरूरत होती है। और भारत के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो अनावृष्टि के शिकार हैं। इन्हीं कारणों से भारत में सिंचाई की जरूरत है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन कौन है? भारत में कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, भारत में कृषि ऋण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था निम्नलिखित है। नंबर 1, नाबार्ड, जो कृषि ऋण प्रदान करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है। दूसरा, व्यापारिक बैंक। तीसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चौथा, साहूकार एवं अन्य सहकारी संगठन। भारत में कृषि ऋण या किसानों को ऋण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। आज का अगला प्रश्न है, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु दशा पर प्रकाश डालें। प्रश्न है, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु दशा पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा, गन्ना एक नगदी फसल है। गन्ना घास प्रजाति का पौधा है। भारत में विश्व का सबसे अधिक भूमि पर गन्ना बोया जाता है। विश्व का 35% गन्ना भारत में उगाया जाता है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर में गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। गन्ना चीनी उद्योग, चीनी और गुड़ उद्योग का कच्चा माल है। गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु दशा की बात करें तो गन्ना के लिए नम और उष्ण एवं नम तापमान ज्यादा अच्छा माना जाता है तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त मानी जाती है। वर्षा की बात कर ले तो इस 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गन्ना की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और काली मिट्टी गन्ना के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गन्ना चूंकि श्रम प्रधान पौधा है तो कटाई, बुआई, कटाई, रोपाई और मिल तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर हमें श्रमिक की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो आज के
इस वीडियो में, इस क्लास में इतना ही। पुनः कल हम लोग साइकोलॉजी विषय के लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर आएंगे, और जब सारे विषय के लघु उत्तरीय प्रश्न पर परिचर्चा कर देंगे तो पुनः दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।